पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ पटना के राजकिशोर राजन जी का, जो जन शब्द नाम का एक आयोजन करते हैं, जिसमें वे कवियों से एकल या इस तरह के सम्मिलित काव्य पाठ कराते हैं। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा कि आपको आज की तारीख में 7 बजे शाम से लगभग 1 घंटे के आसपास एकल काव्य पाठ करना है। मैंने उनसे कहा घंटे भर कविता सुनाना तो बहुत ही थोड़ा कवायद का काम है, तो 2-4 शब्द कविता के बारे में कहना चाहता हूँ। और ऐसे तो कविता कुछ व्याख्या जैसी चीज़ होती है। वो रामचरितमानस की पंक्ति है कि श्रोता वक्ता गुणीजन कथा राम कर गूढ़। तो राम की कथा ही गूढ़ नहीं है, कविता भी अपने आप में गूढ़ है। और कुछ मनुष्यों के भीतर कुछ ज़्यादा ही गूढ़ताएं छिपी रहती हैं, और उन गूढ़ताओं को वो कविता के रूप में, चित्र के रूप में, संगीत के रूप में, किसी अन्य शिल्प के रूप में व्यक्त करता रहता है। क्यों करता है, इसका और उसका क्या स्वरूप होता है, उसे लोग कितना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, ये बात दीगर है। एक बार पिकासो से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने चित्रों में इतने रंग, कुछ बेमतलब से इसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है, आप क्यों करते रहते हैं, इसका क्या स्वरूप है, क्या कहना चाहते हैं। तो पिकासो ने जो उत्तर दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर था। उसने कहा कि आप परमात्मा या प्रकृति से क्यों नहीं पूछते हैं कि वो इतने प्रकार के जीव जंतु और पत्तियाँ पौधे और इतनी बड़ी पृथ्वी, आकाश, पाताल, दुनिया भर की चीज़ें बनाता है और बेमतलब की चीज़ें बनाता है, और उससे आप मतलब की बात क्यों नहीं पूछते हैं, हम ही से क्यों पूछते हैं। तो ये सवाल कवियों से बार बार क्यों पूछा जाता है कि वो क्यों कविता लिखते हैं, काहे को लिखते हैं, क्या उनके मन में है, क्या कहना चाहते हैं। तो ये कवि का स्वभाव धर्म है, वो उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति है, और अगर स्वभाव की अभिव्यक्ति है तो किसी को अच्छी लगे न लगे, क्या उसका मतलब है। मतलब शब्द बहुत खराब शब्द है मेरी दृष्टि में, क्योंकि हर चीज़ का मतलब निकालना ये एक तरह का ओछापन है। और मैं मानता हूँ कि कविता निरंतर इस ओछेपन के विरुद्ध एक शब्द की परंपरा है। जिस किसी भाषा के कोई कवि होता है, वो अपने भाषा की परंपरा में उस मनुष्य के उस ओछेपन से मनुष्य को मुक्त करने की चेष्टा करता है। फिराक ने जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो जो वक्तव्य दिया था, महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि वजूद में बासी होने का खतरा है। जो शायरी है आदमी को ताज़ा करती है, तो ये बासीपन के विरुद्ध उसके आगे भी लोगों ने जोड़ा। आचार्य शुक्ल ने कहा मुक्तावस्था मनुष्य की है, वो हृदय की मुक्तावस्था कहा। बहुत सारी बातें कही गई हैं राजशेखर से लेकर के आज तक। उन बातों को दूसरे के शब्दों को कहना उचित नहीं है। कवि हमेशा दूसरे के शब्दों से बचना चाहता है, क्योंकि सबसे पहले वह हर आदमी का अपना
स्वभाव, अपने शब्द हैं, और अब शब्द हैं बाहर तो उसकी मजबूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन उन शब्दों में कुछ अपना अर्थ भरने की चेष्टा करता है। इस अर्थ में कविता बहुत मतलब की चीज़ नहीं होती है, पर दुनिया में मतलब की चीज़ें ही सब कुछ नहीं है, सफलता ही सब कुछ नहीं है। विफल होना भी एक बड़ी सफलता है, विफल होना भी जीवन का एक पर्याय है। सफल होना, विफल होना, ये जीवन का कोई बहुत इसमें गणित बिठाने की ज़रूरत नहीं है। और कविता तो निश्चित रूप से गणित से अलग है, तो दुकानदारी नहीं है, वहाँ लाभ हानि का कोई प्रश्न नहीं है। अगर दुकानदारी ही करनी हो तो फिर कविता लिखने की क्या आवश्यकता है? दुकानदारी तो लोग कर ही रहे हैं, फिर कवि होने की भी क्या आवश्यकता है? कवि का मर्म क्या रहेगा, कवि का महत्व क्या रहेगा? तो मैं मानता हूँ कि कविता दुनिया भर की दुकानदारी, लाभ हानि की भाषा, सफलता असफलता की भाषा, आगे बढ़ने की भाषा, विकास करने की भाषा, कुछ हो जाने की भाषा, कुछ पा जाने की भाषा, कुछ दौड़ भाग करने की भाषा के विरुद्ध, कुछ हिंसा कर लेने की, कुछ खींच लेने की, कुछ पा लेने की, कुछ लपक लेने की, जो स्वाभाविक एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसके विरुद्ध एक शांति की, संवेदनशीलता की, प्रेम की और जोड़ने की वो एक अभिव्यक्ति है। मैं गद्य में न कुछ कह करके पहले एक मैं कविता ही पढ़ता हूँ, जिसमें मेरी बात शायद आपकी समझ में, श्रोताओं के समझ में आ जाए। उसका शीर्षक ही है कविता। जब भी कातर होता हूँ, जब भी कातर होता हूँ तो कविता लिखता हूँ। जब भी कातर होता हूँ तो कविता लिखता हूँ। खोजता हूँ कलम, हड़बड़ी होती है सहसा न मिलने पर बेचैनी। खोजता हूँ कलम, हड़बड़ी होती है सहसा न मिलने पर बेचैनी कि कलम कहाँ है। व्यवस्थित कभी नहीं रहा कि सब कुछ, व्यवस्थित कभी नहीं रहा कि सब कुछ समय पर मिले, पर शायद इसी अव्यवस्था ने दी है इतनी बेचैनी कि कविता लिखता हूँ। व्यवस्थित कभी नहीं रहा कि सब कुछ मिले समय पर शायद इसी व्यवस्था ने, अव्यवस्था ने दी है इतनी बेचैनी कि कविता लिखता हूँ। मन का मजबूत होता तो क्यों लिखता कविता, मन का मजबूत होता तो क्यों लिखता कविता। कातर भी क्यों होता, मैं भी होता है कोई हिटलर, मैं भी होता कोई हिटलर, और बम बनाने के बारे में, दुनिया को चमकदार बनाने के हौसले में बुलंद रहता। मन का मजबूत होता तो क्यों लिखता कविता। कातर भी क्यों होता, मैं भी होता कोई हिटलर, और बम बनाने के बारे में, दुनिया को चमकदार बनाने के हौसले में बुलंद रहता, मुस्कुराता, बुलंद रहता, मुस्कुराता। शरीर की भाषा से सबको प्रभावित करके उत्तम प्रभावशाली भाषण देता। शरीर की भाषा से सबको प्रभावित करके उत्तम प्रभावशाली भाषण देता। तो मैं एक निरा मनुष्य, तो मैं एक निरा मनुष्य कविता लिखता हूँ। तो मैं एक निरा मनुष्य कविता लिखता हूँ। मित्रों के मरने, कुत्तों के भूख से भौंकने, मित्रों के मरने, कुत्तों के भूख से भौंकने, और पड़ोस में चूल्हा न जलने के समाचार से आहत, और पड़ोस में चूल्हा न जलने के समाचार से आहत। भूकंप से मर गए, बर्बाद हो गए मनुष्यों, और जवान किसी के बेटे के मरने की खबर। बलात्कार की खबरों, बलात्कार की खबरों, पुलिस कस्टडी में पिटते आदमी की चीख की खबर, वगैरह वगैरह बातों को लेकर परेशान मैं कविता लिखता हूँ। मैं कविता लिखता हूँ। कविता में शब्द हवा की तरह मुफ्त मिलते हैं।
कविता में शब्द हवा की तरफ मुफ्त मिलते हैं, बिना किसी बैंक में गए। कविता में दुख और पीड़ा वैसी ही मिलती है जैसे त्वचा से देह की सुरक्षा। कविता माँ की गोद की तरह, कविता माँ की गोद की तरह, बच्चे की पुलक की तरह। कविता एक गाने की तरह, कविता माँ की गोद की तरह, बच्चे की पुलक की तरह। कविता एक गाने की तरह, कविता एक प्यारी चाय की तरह। कविता थकान के बाद पसर गए विश्राम की तरह मुझे मिलती है। कविता माँ की गोद की तरह, बच्चे की पुलक की तरह। कविता एक गाने की तरह, कविता एक प्याली चाय की तरह। कविता थकान के बाद पसर गए विश्राम की तरह मुझे मिलती है। बस इतना ही रहस्य है कि जब वह मिलती है, बस इतना ही रहस्य है कि जब वो मिलती है तो बांटने के लिए मजबूर कर देती है। बस इतना ही रहस्य है कि जब वो मिलती है तो बांटने के लिए मजबूर कर देती है। और उसकी दी गई मजबूरी मुझे उसके प्रति बहुत प्यार देती है, क्योंकि जब भी कुछ मिलता है, तो बांटने का आनंद शायद प्यार है। और प्यार स्वयं एक बड़ी कविता है, और प्यार स्वयं एक बड़ी कविता है। दूसरी कविता है अकाल मृत्यु की परिकल्पना में। एक दिन मर जाऊंगा मैं, औषधियाँ धरी रह जाएंगी मेरे इर्द गिर्द। एक दिन मर जाऊंगा मैं, औषधियाँ धरी रह जाएंगी मेरे इर्द गिर्द। अपनी नाकामयाबी पर रोएंगी और मेरे बच्चे अचानक मालिक बन जाएंगे मेरी छोटी मोटी जायदाद के। एक दिन मर जाऊंगा मैं, औषधियाँ धरी रह जाएंगी मेरे इर्द गिर्द। अपनी नाकामयाबी पर रोएंगी और मेरे बच्चे अचानक मालिक बन जाएंगे मेरी छोटी मोटी जायदाद के। मेरी औरत पुक्का फाड़ कर रोएगी, मेरी औरत पुक्का फाड़ कर रोएगी। जुट जाएंगी स्त्रियां और उसे जल्दी से जल्दी सधवा बने रहने से रोक देंगी। जुट जाएंगी स्त्रियां और उसे जल्दी से जल्दी सधवा बने रहने से रोक देंगी। जुटते चले जाएंगे मेरे निकटवर्ती जो फुर्सत में होंगे। जुटते चले जाएंगे जो मेरे निकटवर्ती जो फुर्सत में होंगे। और देर से बेर अन्य जता जाएंगे मेरे न होने का दुख। सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा मेरा। कहीं कुछ नहीं घटित होगा, जैसे हो जाता है रोज एक सामान्य सवेरा। कुछ एक मित्र जल्दी में कर लेंगे शोक सभा। अखबारों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कुछ मित्र संपादक लिख देंगे कुछ टिप्पणियाँ, एक आध पंक्तियाँ करते हुए उद्धृत, एक आध पंक्तियाँ करते हुए उद्धृत। मैं सोच रहा हूँ मृत्यु से पहले मेरी मौत, मैं सोच रहा हूँ मृत्यु से पहले मेरी मौत कितनी बड़ी कविता बन सकती है। पर मेरे मरने के बाद शायद ही कोई बन सके कविता। एक तीसरी कविता है साइकिल। धूप में खड़ी है साइकिल, धूप में खड़ी रहेगी साइकिल। धूप में खड़ी है साइकिल, धूप में खड़ी रहेगी साइकिल। धूप से बच नहीं सकती साइकिल। साइकिल खुद से चलकर छांव में नहीं आ सकती। वो ज़्यादा चलती है, वो ज़्यादा चलती है, चलकर ही आ खड़ी है। पर धूप में पड़ी है साइकिल। सड़क पर देखो कितनी तेजी से भाग रही है साइकिल। सड़क पर देखो कितनी तेजी से भाग रही है साइकिल। और वह एक बेचारी धूप में मुतबादिल खड़ी है। धूप उसे बेहद परेशान कर रही है, उसकी पीठ जल रही है। पर जब खुद से नहीं चल सकती साइकिल तो अपनी रफ्तार के बावजूद वो पड़ी रहेगी। पर जब खुद से नहीं चल सकती साइकिल तो अपनी रफ्तार के बावजूद वह पड़ी रहेगी। दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है कि धूप से भाग नहीं सकती साइकिल। दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है कि धूप से भाग नहीं सकती साइकिल। किसी पेड़ के नीचे सुस्ता नहीं सकती साइकिल। दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है कि धूप से भाग नहीं सकती साइकिल। किसी पेड़ के नीचे सुस्ता नहीं सकती साइकिल। खुद से वह पहिया घुमा नहीं सकती। घंटी बजाकर अपने मालिक तक को बुला नहीं सकती। खुद से वह पहिया घुमा नहीं सकती। घंटी बजाकर अपने मालिक तक को बुला नहीं सकती साइकिल। वह
सैर करा सकती है, वक्त पर काम आने में उसका कोई जवाब नहीं। वो सैर करा सकती है, वक्त पर काम आने में उसका कोई जवाब नहीं, फिर भी धूप में कितनी असहाय खड़ी है साइकिल, फिर भी धूप में कितनी असहाय खड़ी है साइकिल। एक और कविता है, झुकी हुई औरत। झुकी हुई औरत टेढ़ी होती है, झुकी हुई औरत टेढ़ी होती है, गर्दन पर बाल खोलती है। झुकी हुई औरत टेढ़ी होती है, गर्दन पर बाल खोलती है, दिख गए मर्द को देखती है और अंदर भाग जाती है। झुकी हुई औरत टेढ़ी होती है, गर्दन पर बाल खोलती है, दिख गए मर्द को देखती है और अंदर भाग जाती है। औरत जब मर्द देखती है तो अंग छिपाती है। औरत जब मर्द देखती है तो अंग छिपाती है। मर्द जब औरत देखता है तो अकड़ कर सीना फुलाता है। चिड़िया जब चिड़िया को देखती है, चिड़िया जब चिड़िया को देखती है चहचहाती है, आदमी को देखकर उड़ जाती है। चिड़िया जब चिड़िया को देखती है चहचहाती है, आदमी को देखकर उड़ जाती है। मैंने पेड़ से पूछा, आप क्या करते हैं श्रीमान आदमी को देखकर? मैं देखता हूँ कुल्हाड़ी नहीं है उसके पास, मैं देखता हूँ कुल्हाड़ी नहीं है उसके पास, फिर आश्वस्त हो जाता हूँ, फिर आश्वस्त हो जाता हूँ। एक और कविता है, मकान। आदमी के सिर पर छत होनी ही चाहिए, आदमी के सिर पर छत होनी ही चाहिए। वो घरेलू महिला हमेशा मिलने पर कहती है उसका बंगला नया है, उसके नौकर उसके लान की सोहबत ठीक करते हैं और वह अपने ड्राइंग रूम को हमेशा सजाती रहती है। आदमी के सिर पर छत होनी ही चाहिए, वो घरेलू महिला हमेशा मिलने पर कहती है उसका बंगला नया है, उसके नौकर उसके लान की सोहबत ठीक करते हैं और वह अपने ड्राइंग रूम को हमेशा सजाती रहती है। मैंने नीले आसमान के नीचे खड़े होकर सोचा, मैंने नीले आसमान के नीचे खड़े होकर सोचा कि छत मेरे सिर से शुरू होगी या मेरे सिर के कुछ ऊपर से जब मैं मकान बनाऊंगा। मैंने नीले आसमान के नीचे खड़े होकर सोचा कि छत मेरे सिर से शुरू होगी या मेरे सिर के कुछ ऊपर से जब मैं मकान बनाऊंगा। और अब मैं मकान हो गया था, और अब मैं मकान हो गया था। मेरी इंद्रियां जंगलों की तरह प्रतीक्षा करने लगी थी। अब मैं मकान हो गया था, मेरी इंद्रियां जंगलों की तरह प्रतीक्षा करने लगी थी। मैंने सोचा ये रहे मेरे नौकर चाकर मेरे हाथ और पाँव। मैंने सोचा यह रहे मेरे नौकर चाकर मेरे हाथ और पाँव। यह रहा मेरा दरवाज़ा मेरा चेहरा, यह रहा मेरा ड्राइंग रूम मेरा पेट, और यह रहा मेरा खुला हुआ बरामदा मेरी छाती। यह रहे कैक्टस कटीले मेरी दाढ़ी मूछ, और यह रहा मेरा दिल, और यह रहा मेरा दिल मेरा ड्राइंग रूम। मैंने पूरा मकान मिनटों में खड़ा कर लिया था और अब मैं आराम से सैर पर जा सकता था, जेब में मूंगफली भरे हुए और चिड़ियों से मुलाकात करते हुए। एक और कविता है, एक बाद में इसको सुनाता हूँ, पहले धीरे धीरे कविता निकाल दो, धीरे धीरे कविता निकाल दो। जिसे कहते हैं जीवन, कृपया धीरे चलिए। एक कहानी जो पढ़ी जाती है सत्य होने के पहले, एक कहानी जो पढ़ी जाती है सत्य होने के पहले खत्म नहीं होती। एक कहानी जो पढ़ी जाती है सत्य होने के पहले खत्म नहीं होती। खत्म हो जाने के बाद
कहानी की गंध रह जाती है। कहानी की गंध रह जाती है, जैसे फूल झड़ जाता है गंध छोड़कर, जैसे फूल झड़ जाता है गंध छोड़कर, और रंगहीन हो पुष्प तो रंग छोड़ जाता है, कुछ न कुछ रह जाता है जिसे कहते हैं जीवन। दूसरी कविता है इतने भोर में। कुछ स्पष्ट नहीं पर वह अस्पष्ट बहुत बेचैन है। कुछ स्पष्ट नहीं पर वह अस्पष्ट बहुत बेचैन है। शब्दों में उतरने के लिए इतना ही तय है कि भोर हुई है और आवाज़ें अदृश्य हैं। घरों में मोटरों के चलने की आवाज़ है, इकट्ठा होते पानी की टंकियों की कुलबुल है। शहर है, पक्षी कभी कभी चहचहाते हैं, इधर कम आते हैं। कुछ हैं और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के साथ साथ कुछ और हैं, बच्चों के तैयार होकर स्कूल की तरफ भागने के साथ साथ, हाकर के लद से अखबार फेंक जाने की आवाज़ के साथ साथ, नल में पानी के रिसने की आवाज़ के साथ साथ, एक स्त्री के टहलने जाने की हड़बड़ी के साथ साथ, मच्छरों के उड़ने के साथ साथ। पर क्या है जो अस्पष्ट है और कागज़ पर उतरने के लिए बेचैन है इतने भोर में, और कागज़ पर उतरने के लिए बेचैन है इतने भोर में। एक और शीर्षक कविता पर है। कविता कविता की शरण में जाना वक्त को शब्दों के कंधों पर डाल देना है। कविता की शरण में जाना वक्त को शब्दों के कंधों पर डाल देना है। मैंने अपने आप से कहा, मेरे कंधों पर ज़्यादा जोर था। मैंने प्रकृति को देखा, वहाँ शब्द का वृक्ष था। मैंने अपनी उदासी शाम की उदासी बताया, उसने कोई एतराज़ नहीं किया। शब्द और शाम से काम नहीं चला, वो झटके की तरह अटका, प्रतीक्षा सा रह गया। कविता ने बयार सी गिरा दी अटके बोझ को। एक कवि के लिए कविता की शरण के अलावा कोई और शरण नहीं, इसलिए कविता लिखता हूँ। वैसे मेरे पाठक असली बात जान जाएंगे, ऐसा भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। एक और कविता है दर्जी। उसकी मशीन कैंची और उसके पास है फीता। उसकी मशीन कैंची उसके पास है फीता। वो पैर चलाता है सधे हुए और डोर लगाने के लिए बड़ी सधी उंगलियों का प्रयोग करता है। कपड़े की नाप लेते हुए दर्जी बड़े ध्यान से देखता है। वो आदमी को उसकी कमर, कलाई, उसके कंधे के आधार पर जानता है। दर्जी सिल रहा है कपड़े और कपड़े लहरा रहे हैं। दर्जी सिल रहा है कपड़े और कपड़े लहरा रहे हैं। आ जा रहे हैं देश विदेश। दर्जी का हाथ ट्रेन में, वायुयान में। के भीतर एक जरूरी मशीन है जिससे आत्मा वस्त्र प्राप्त करती है, जिससे आत्मा वस्त्र प्राप्त करती है। हमारे समय में क्रांति भी एक फैशन है। हमारे समय में क्रांति भी एक फैशन है। सत्य, अहिंसा, करुणा और दलितोद्धार, स्त्री विमर्श और गांव के प्रति जिम्मेदारी। हमारे समय में भक्ति भी एक फैशन है। सत्संग, ईश्वर और सद्विचार, प्रेम और मोह सभी फैशन की तरह, यहाँ तक कि गांधीवाद, यथार्थवाद, अंतिम व्यक्ति की चिंता और लाचारी। हमारा समय कुछ मुहावरों में जिंदा है, सबको प्रोडक्ट की तरह बेच रहा है। हमारा समय कुछ मुहावरों में जिंदा है, सबको प्रोडक्ट की तरह बेच रहा है। हर तरह के शुभ के लिए एक दिन है। मदर डे, फादर डे, प्रेम दिवस, हिंदी दिवस और जाने कितने देश और जाने कितने दिवस। शांति, सद्भावना और मैत्री सब मुहावरों में तब्दील हो गए हैं। शांति, सद्भावना और मैत्री सब मुहावरों में तब्दील हो गए हैं। सब कुछ छपे हुए जीवन की तरह हैं। आदमी कुछ शब्दों में, शब्द कुछ अंकों में, अंक कुछ वेबसाइट में, सूचनाओं में बदल गए हैं। हमारे समय का आदमी आदमी नहीं है, वो केवल संसाधन है जिसके लिए हमारा समय उसे जानता है। हम जो आदमी हैं वे ही नहीं जानते हम अपने समय में हैं। यह एक अनुभव नहीं, एक खबर है जो छप जाता है और हम जान जाते हैं कि हम हैं। हम अपने समय की कोई व्याख्या नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें हो सकते हैं। हमारी छोटी बड़ी एक कीमत है
जिसे देकर कोई भी हमें खरीद सकता है। हम अपने समय के ब्रह्मांड में एक कोड हैं। हम अपने समय के ब्रह्मांड में एक कोड हैं, एक बटन है जिस पर उंगली पड़ते ही हम जीने लगते हैं और खेलने लगते हैं, और एक बटन से हमारा जीवन बंद हो जाता है। अखबारी आदमी, वह चीखता ऐसे है जैसे छप रहा हो। वह चीखता ऐसे है जैसे छप रहा हो, और जब हंसता है तो उसे मशीन से अखबार की तरह लद लद गिरते देखा जा सकता है। वो इकट्ठा होता है अपने वजूद में बंडल का बंडल, सबसे आंख लड़ाती बेहया औरत की तरह, और इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि दिन भर में ही पूरा पूरा फैल जाता है आबादी पर। वो चीखता ऐसे जैसे छप रहा हो, और जब हंसता है तो उसे मशीन से अखबार की तरह लद लद करते देखा जा सकता है। वो इकट्ठा होता है अपने वजूद में बंडल का बंडल, सबसे आंख लड़ाती बेहया औरत की तरह। वो इतना प्रसिद्ध होता है कि दिन भर में ही पूरा पूरा फैल जाता है आबादी पर। अगले दिन वह फिर हंसेगा, चीखेगा, गाएगा, दर्ज करेगा और दोहराएगा, घोषणा करेगा। आदमी अखबारी है, अखबार में छपा रहना है उसका प्यार, अखबार में छपा रहना चाहिए उसका प्यार। ये कविता है तुम्हारी इबारत। तुम्हारी खूबसूरती की इबारत शुरू हो जाती है तुम्हारी पेशानी की उजली हंसी से। तुम्हारी खूबसूरती की इबारत शुरू हो जाती है तुम्हारी पेशानी की उजली हंसी से, और उस पर लहराते काले मेघों के शावकों की तरह बालों से, विदिया से, स्वच्छ कमल पर समानांतर बैठी दो मक्खियों की तरह तुम्हारी आंखों से, उद्दाम होठों पर बैठे नाशका के सफ़ेद तोते पर दाढ़ी हंसी और गुलाबी होठों से, शंख कंठ से, दो कबूतरों जैसे स्तनों से, गहरे आवरण वाली नाव से, और कदली की तरह जगनों और ललित पगधलियों वाले मनोहर चरणों से। तुम्हारी खूबसूरत देह के बगल में काव्य और कला के कितने कोण हैं, उनका आयाम बताना कठिन है। वे छाए रहते हैं दिल दिमाग पर, और उनसे मुक्त होने की कोशिश में कविताएं लिखना चाहता हूँ और मुक्त होना चाहता हूँ। पर क्या तुम एक कविता की तरह हो? पर क्या तुम एक कविता की तरह हो? मैंने मेरे मन प्राण पर छाई उसे कागज पर उतार कर खुद को मुक्त, तुम्हें मुक्त और स्वयं कविता को मुक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुक्ति मनुष्यता है, प्यार की तरह लंबे समय तक रहने वाली, प्यार की तरह लंबे समय तक रहने वाली। एक और कविता सुनाना चाहता हूँ। सभ्यता साधु के ठेंगे पर। कहीं से मांग मूंग कर लकड़ जुटा लिया धूनी रमाने के लिए, गांव के उपांत पर दिन डूबने के पहले टिक गया एक साधु। कहीं से मांग मूंग कर लकड़ जुटा लिया धूनी रमाने के लिए, गांव के उपांत पर दिन डूबने के पहले टिक गया एक साधु। मांग कर लाए गए आटे से टिक्कर बनाया साधु ने, मांग कर लाए गए टांटे से टिक्कर बनाया साधु ने। जाड़े की रात में जलती धुई की ऊष्मा में राख पोत कर सो गया साधु। जलती धुई की ऊष्मा में राख पोत कर सो गया साधु अपने साथी के साथ। साधु के पास कुछ नहीं है सिवाय चिमटे और कमंडल के। साधु के पास कुछ नहीं है सिवाय चिमटे और कमंडल के। साधु दिन भर का भूखा अपने चेले साथी साधु के साथ टिक्कर खाकर सो गया। कल कहीं और चला जाएगा भंडारा खोजता, या टिक्कर सांक का इंतजाम करता, चेले के साथ रमता, संत सुखी विचंत मही का जाप करता। किसी के दरवाजे पर साधु आ सकता है, जटा जूत बढ़ाए कम्बल कांख में दबाए, बच्चा सेता राम कहता। साधु दुनिया का ऐसा प्राणी है जिसके लिए सभ्यता ठेंगे पर है। साधु दुनिया का ऐसा प्राणी है जिसके लिए सभ्यता ठेंगे पर है। लोग भले ही साधु को कुछ भी समझते हों, पर अपने गुरु और भगवान के अलावा किसी को कुछ नहीं समझता, किसी को कुछ नहीं समझता। एक और कविता है, एक थे संत। एक थे संत जो कोई मिलने जाता था एक सवाल पूछते थे। एक थे संत जो कोई मिलने जाता था एक सवाल पूछते थे, बच्चा भोजन हो गया है? बच्चा भोजन हो गया है? हाँ बाबा, सुनकर आश्वस्त हो जाते थे।
और ना सुनकर बेचैन। सभ्य दार्शनिक चिंतक खाए और अघाए, भद्र और तथाकथित बड़े पढ़े लिखे लोग चकित मुस्कान चेहरे पर लाते और सोचते कि ये क्या सवाल बाबा पूछते हैं। सभ्य दार्शनिक चिंतक खाए और अघाए, भद्र और तथाकथित पढ़े लिखे लोग चकित मुस्कान चेहरे पर लाते और सोचते थे कि यह क्या सवाल बाबा पूछते हैं। अरसा हुआ बाबा नहीं रहे। ये सवाल एक एक आदमी से पूछे यह सवाल कि उसने भोजन किया है कि नहीं, उसने भोजन किया है कि नहीं। एक और कविता, हमारा बूढ़ा भविष्य। कृपया धीरे चलिए निकाल दो। बहुत बूढ़ा आदमी अपने ही परिजनों की चापलूसी सा करता है, वह नहीं जानता कि वो इसे क्यों कर रहा है। बहुत बूढ़ा आदमी अपने ही परिजनों की चापलूसी सा करता है, वह नहीं जानता वो उसे क्यों कर रहा है। वह शरीक होना चाहता है और हमेशा अपने को बाहर पाता है। वह शरीक होना चाहता है और हमेशा अपने को बाहर पाता है। वो धीरे धीरे ऐसा जीता है कि लोग उसके धीरेपन से इतना ऊब जाते हैं कि उसके बारे में एक ही बात सोचते हैं कि वह कब तक कितने दिन चलेगा। बूढ़ा होना पृथ्वी की इबारत में जिंदगी कुछ ऐसी पंक्तियों का नाम है जिसे जुबान पर लाने में डर लगता है। बूढ़ा होना पृथ्वी की इबारत में जिंदगी की कुछ ऐसी पंक्तियों का नाम है जिसे जुबान पर लाने में भी डर लगता है। बूढ़े को खिलाया न जाए तो पाप, खिलाया जाए तो पाप। उसके पेट खराब होने का डर, उसके गिरने का डर, उसके कभी भी मरने का डर, उसके इर्द गिर्द एक अवसाद का घेरा होता है जो किसी भी दया के लिए नहीं हो सकता है, जो किसी भी दया के लिए नहीं हो सकता। बूढ़ा हमारा भविष्य है और जो इतना खराब है कि वर्तमान भी दहशत में है। एक और बूढ़े पर कविता है, घरों में बूढ़े। घरों में बूढ़े असह्य होते जाते हैं। उनका लेटना, उठना, बैठना, थूकना, कपड़े पहनना, बोलना सब टोकने लायक होता है। घरों में बूढ़े असह्य हो जाते हैं। उनका लेटना, उठना, बैठना, थूकना, कपड़े पहनना और बोलना सब टोकने लायक होता है। हर जवान इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी मानता है। हर जवान इस टोकने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी मानता है। बूढ़े धीरे धीरे अपनी भाषा को लोगों की भाषा में नहीं मिला पाते और अल्पमत में होने के कारण महसूस करने लगते हैं कि शायद उनकी भाषा गलत और दूसरों की भाषा सच है। बूढ़े धीरे धीरे अपनी भाषा को लोगों की भाषा में नहीं मिला पाते और अल्पमत में होने के कारण महसूस करने लगते हैं कि शायद उनकी भाषा गलत और दूसरों की भाषा सच है। बूढ़ों का व्याकरण ठीक करते घरों के लोग अपनी पुस्तकों को ही सही मानते हैं और बूढ़े धीरे धीरे अपनी लुप्त होती भाषा और अपनी मरने की संभावना से सहमत होते जाते हैं। बूढ़ों का व्याकरण ठीक करते घरों के लोग अपनी पुस्तकों को ही सही मानते हैं और बूढ़े धीरे धीरे अपनी लुप्त होती भाषा और अपनी मरने की संभावना से सहमत होते जाते हैं। बूढ़े घरों में फेंके जाने योग्य बर्तन मेज और फूलदान की तरह जीवित रहने की व्यवस्था के साथ पड़े रहते हैं। बूढ़े घरों में फेंके जाने योग्य बर्तन मेज और फूलदान की तरह जीवित रहने की व्यवस्था के साथ पड़े रहते हैं। काल उन्हें मिटाएगा, पर वे कितनी ही बार उसके पहले मिट चुके होते हैं। काल उन्हें मिटाएगा, पर वे कितनी ही बार उसके पहले मिट चुके होते हैं। बूढ़ों से कोई नहीं करता प्यार सिवाय थोड़े से छोटे बच्चों को, जो बूढ़ों को खेलने की चीज समझकर उनसे प्यार करते हैं। एक और कविता है, कृपया धीरे चलिए। मुझे किसी महाकवि ने नहीं लिखा सड़कों के किनारे मटमैले बोर्ड पर लाल लाल अक्षरों में। मुझे किसी महाकवि ने नहीं लिखा सड़कों के किनारे मटमैले बोर्ड पर लाल लाल अक्षरों में, बल्कि किसी मामूली पेंटर कर्मचारी ने मजदूरी के बदले यहाँ वहाँ लिख दिया। बल्कि पेंटर कर्मचारी ने मामूली पैसे के लिए लिख दिया यहाँ वहाँ। कृपया धीरे चलिए। जहाँ जहाँ पुल कमज़ोर थे, जहाँ जहाँ पुल कमज़ोर थे, जहाँ जहाँ जिंदगी की भागती सड़क पर अंधा मोड़ था, जहाँ जहाँ पुल कमज़ोर थे, जहाँ जहाँ जिंदगी की भागती सड़क पर अंधा मोड़ था, त्वरित घुमाव था, त्वरित घुमाव था। घनी आबादी की को चीर कर
सनसनाती आगे निकल जाने की कोशिश थी। घनी आबादी को चीरकर सनसनाती आगे निकल जाने की कोशिश थी। बस्ता लिए छोटे बच्चों का मदरसा था। वहाँ वहाँ लोकतांत्रिक बैरियर की तरह मुझे लिखा गया, कृपया धीरे चलिए। घनी आबादी को चीरकर सनसनाती आगे निकल जाने की कोशिश थी। बस्ता लिए छोटे बच्चों का मदरसा था। वहाँ वहाँ लोकतांत्रिक बैरियर की तरह मुझे लिखा गया, कृपया धीरे चलिए। आप अपनी इम्पाला में जो पहले बालों वाली कंचन लता के साथ सैर पर निकले हों, आप अपनी इम्पाला में जो पहले बालों वाली कंचन लता के साथ सैर पर निकले हों, या ट्रक पर तरबूजों की तरह एक दूसरे से टकराते बधुआ मजदूर हों, या ट्रक पर तरबूजों की तरह एक दूसरे से टकराते बधुआ मजदूर हों, आसाम, पंजाब, बंगाल भेजे जा रहे हों, या मेटाडोर से रंग लेने निकले हों, मैं अक्सर दिखना चाहता हूं आपको, कृपया धीरे चलिए। मैं अक्सर दिखना चाहता हूं आपको, कृपया धीरे चलिए। मेरा नाम ही यही है साहब। मैं रोकता नहीं आपको, मैं महज मामूली हस्तक्षेप करता हूं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अविलंब पहुंचना चाहते हैं तो भी, प्रेमिका आपकी प्रतीक्षा कर रही है तो भी, IAS होना चाहते हैं तो भी, रुपयों से गोदाम भरना चाहते हैं तो भी, अपने नेता को सबसे पहले माला पहनाना चाहते हैं तो भी, जिंदगी में हवा से बातें करना चाहते हैं तो भी, आत्महत्या की जल्दी में है तो भी, लपक कर सब कुछ ले लेना चाहते हो तो भी, हर जगह मैं लिखा रहता हूँ, कृपया धीरे चलिए। हर जगह मैं लिखा रहता हूँ, कृपया धीरे चलिए। मैं हूँ तो मामूली इबारत, आम आदमी की तरह, पर मैं 3 शब्दों का महाकाव्य हूँ। मुझे आसानी से पढ़िए, कृपया धीरे चलिए। वो एक कविता और है, वो कुंभ, इसमें है। एक पुरानी कविता सुनाता हूँ। एक वो प्रेम। यह उदासी जेब में थी, हाथ में आई, बाँचने को मन हुआ पर आंख भर आई। यह उदासी, पाती शीर्षक कविता से। यह उदासी जेब में थी, हाथ में आई, बाँचने को मन हुआ पर आंख भर आई। इसी में है जी, इसमें है, इसमें कुंभ। असल में मैं लखनऊ से भी लौटा, मैं 20 मिनट पहले, इसलिए कागज नहीं लगा पाया था कविताओं का क्या पढ़ना है। फिर भी रंजन जी का आग्रह था, इसलिए। अरे कुंभ में है कविता भाई। चलिए और कविता कोई पढ़ देता हूं। एक और कविता है, मर गई स्त्री। उसका मुंह सावना पड़ता जा रहा था और चेतना अशक्त हो रही थी। उसका मुंह सावना पड़ता जा रहा था और चेतना अशक्त हो रही थी। आवाज क्षीण होती जा रही थी और शरीर कुछ पीला पड़ता जा रहा था। उसका मुंह सांवला पड़ता जा रहा था और चेतना अशक्त हो रही थी। आवाज क्षीण होती जा रही थी और शरीर कुछ पीला पड़ रहा था। डॉक्टर कह रहा था वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कह रहा था वो ठीक हो जाएगी। मेरा मन कह रहा था वो नहीं बचेगी। डॉक्टर कह रहा था वो ठीक हो जाएगी। मेरा मन कह रहा था कि वो नहीं बचेगी। डॉक्टर के पास प्रकृति को नापने के सारे संयंत्र थे। डॉक्टर के पास प्रकृति को नापने के सारे संयंत्र थे। मेरे पास कुछ भी नहीं। डॉक्टर की बात गलत हो गई, मेरी बात सही साबित हुई। असल में डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता था और प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। असल में डॉक्टर को पता नहीं था कि मैं उससे प्यार करता था और प्यार कभी गलत नहीं हो सकता था। ईश्वर को धन्यवाद,
वो एक तरह से जीने का दुख है, वो धन की कमी का दुख है, वो रिश्तों में खटास का दुख है, वो अनन्य प्रेम न मिलने का अवसाद है, वो पुत्रों के बशवर्ती न होने का दुख है, और वो जीने की कामना की संभावना के असफल होने की आशंका का कष्ट है। वो अत्यधिक गर्मी का, अत्यधिक सर्दी का, वो दुनिया में विषमता की अनुभूति की पीड़ा का मलाल है, वो वसंत में पतझड़ होने का संकट है। वह वगैरह अनंत दुखों के बीच जीवन स्थिरता के किनारे बहता हूँ समानांतर, और ईश्वर को देता हूँ धन्यवाद कि कम से कम दुख को भोगने का अवसर दे रहा है। कुछ कुछ गायब हो जाता है हर साल दर साल। पिछले साल की तुलना में जैसे ही आता है दुनिया में नया साल, वैसे ही कुछ गायब हो जाता है। पिछले साल की तुलना में जैसे ही आता है दुनिया में नया साल, वैसे ही कुछ गायब हो जाता है। पहले गिद्ध गायब हुए, फिर गायब हुई गौरैया, अब इस साल दीपावली में कीच पतंगे गायब हुए। धीरे धीरे पेड़ गायब हुए, धीरे धीरे पेड़ गायब हुए, जितने गायब हुए उतने बहुत कम लगाए गए। धीरे धीरे नौकरियां गायब हुई, पहले जितनी थी उतनी नहीं रहीं, और रही भी तो ऐसी कि जो हमेशा गायब होने के भय में चलती हैं। धीरे धीरे गरीब नहीं, उनके हौसले गायब होते गए। धीरे धीरे गरीब नहीं, उनके हौसले गायब होते गए। धीरे धीरे सीधे सादे देवता और ईश्वर गायब हुए। धीरे धीरे सभी अच्छे विचार गायब हुए। अब एक नया नियम है, गायब करो हर चीज़, गायब करो हर कुछ, और बनाओ माल से भरा एक बड़ा बाजार, और बनाओ माल से भरा एक बड़ा बाजार। स्वयं सिद्ध कुछ भी नहीं है, स्वयं सिद्ध कुछ नहीं, न आग न पानी न पेड़ न फल न लोटा न गिलास, यहाँ तक कि जीना और मरना कुछ भी स्वयं सिद्ध नहीं है। स्वयं सिद्ध कुछ नहीं है, न आग न पानी न पेड़ न फल न लोटा न गिलास, यहाँ तक जीना और मरना कुछ भी स्वयं सिद्ध नहीं है। मरने के लिए भी जीना पड़ता है, मरने के लिए भी जीना पड़ता है। और आग को जलाना, पानी को पीना, फल को खाना, लोटे को उठाना और गिलास को ओठों से लगाना पड़ता है। तुम कहते हो ईश्वर स्वयं सिद्ध है, तुम कहते हो ईश्वर स्वयं सिद्ध है, उसे भी धरती पर आना पड़ता है या आकाश में रहना पड़ता है। हवाओं को प्रेरित, सूर्य को प्रकाशित, पर्वतों, जंगलों और जाने कितने प्राणियों, वनस्पतियों को रखाना पड़ता है। सब लगे रहते हैं। जीवन का व्याकरण कभी स्वयं सिद्ध नहीं होता है, जीवन का व्याकरण कभी स्वयं सिद्ध नहीं होता है। एक और कविता है, मेरे बच्चों। सुंदर औरतें अपनी सुंदरताएं बेच रही हैं, और अच्छे गवैये अपना गला, पहलवान अपने चट्टे पर उठा रहे हैं पहाड़, और पेट से निकले बच्चे पीठ पर लादे हैं शताब्दियों का कूड़ा यानी बस्ता। सुंदर औरतें अपनी सुंदरताएं बेच रही हैं, और अच्छे गवैये अपना गला, पहलवान अपने चट्टे पर उठा रहे हैं पहाड़, और पेट से निकले बच्चे पीठ पर लादे हैं शताब्दियों का कूड़ा यानी बस्ता। दलाल अपनी रोटी में नहीं दलाली में स्वाद पा रहा है, दलाल अपनी रोटी में नहीं दलाली में स्वाद पा रहा है। और बदमाश बस्ती में खैर के खिलाफ खड्गहस्त है, और बदमाश बस्ती में खैर के खिलाफ खड्गहस्त है। एक ठीकरा खरबों की जिंदगी का गीत दुनिया के टेप रिकॉर्डर पर, एक ठीकरा खरबों की जिंदगी का गीत दुनिया के टेप रिकॉर्डर पर नहीं चढ़ता है, कभी रील ही उतार देता है। नदियों में चैन नहीं, पहाड़ों में मौन नहीं, वृक्ष फल बेचते हैं और पक्षी मुनीबों की तरह रखते हैं हिसाब किताब। और वृक्ष फल बेचते हैं और पक्षी मुनीबों की तरह रखते हैं हिसाब किताब। मेरे समय का सूर्य एसी के बिना नहीं उगता है, मेरे समय का सूर्य एसी के बिना नहीं उगता, और रात रानी महक देने के पूर्व मुस्कान के सौदे करती है। मैं कहाँ हूँ किस तबेले में मेरे बच्चों, तुम्हें दुनिया सौंप कर जाने के पूर्व। मैं कहाँ हूँ किस तबेले में मेरे बच्चों, तुम्हें दुनिया सौंप कर जाने के पूर्व। असलियत बयान कर रहा हूँ, किसी गलतफहमी में मत रहना, किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं तुम्हें वसीयत में जो देने जा रहा हूँ वो एक नरक है, उसे अपना घर समझना, उसे ही अपना घर समझना।
मैंने 1 घंटे तो नहीं लेकिन लगभग 40 मिनट 42 मिनट कविताएं पढ़ी और इतना थका हूँ कि कविताएं तो बहुत हैं पर कहीं फिर से उनको इकट्ठा उनको क्रम में लगाना सुनाना कठिन लगता है। कविता भी एक मुश्किल के दौर से गुजरना है। कवि होना एक तरह का पुण्य नहीं है, प्रसाद की भाषा में एक तरह का पाप है। और काफका ने कहा था कि हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी के हिस्से का नरक भोगता है। कवि भी एक तरह से नरक भोगता है, क्योंकि कवि के हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। कवि के हिसाब से दुनिया चले तो दुनिया तो राष्ट्रों में विभक्त न हो, वो जमीन सेना में उसमें न हो। कवि के हिसाब से दुनिया चले तो हर आदमी के पेट में भोजन हो। कवि के हिसाब से दुनिया चले सूर्य से बराबर से रोशनी बांटे। कवि के हिसाब से दुनिया चले तो दुनिया एक बेहतर दुनिया हो, जो एक तरह से यूटोपिया है। पर ये कवि लोग कल्पना करते ही रहते हैं, और जब तक कवियों की परंपरा है, ये परंपरा करती रहेगी। आदमी के भीतर जो हिंसा है, आदमी के भीतर जो पशुता है, आदमी के भीतर जो प्यार के खिलाफ खड़गहस्त्रता है, आदमी के भीतर जो एक तरह का आनंद है, प्रेम है, रस है बांटने की, उसकी जो छाती है, उस छाती को व्यक्त करना, उसे फूल में बदलना, उसकी सुगंध में बदलना, और एक तरह से शब्द के माध्यम से सारी दुनिया में सुगंध पैदा करना, एक आनंद रस पैदा करना, स्वाद पैदा करना, ये कवि का उद्देश्य होता है। उसका मन ये नहीं करता है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बड़े माल हों। वो चाहता है कि मनुष्य पक्षियों की तरह, परिंदों की तरह, तरंगों की तरह, वो फूलों की तरह, वो ऐसा अस्तित्व दुनिया में पैदा हो जिस अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व को कोई खतरा न हो, कोई अविश्वास न हो, कोई असंतोष न हो। और ऐसी शांतिपूर्ण आनंदपूर्ण जिंदगी को चाहने की इच्छा हर कवि के भीतर होती है, होनी भी चाहिए। और नहीं होती है तो तात्कालिक कविता वो होती है। जो शाश्वत कविता है, उस कविता का यही काम है कि दुनिया में कैसे आनंद, प्रेम, रस, स्वाद पैदा हो। इसीलिए कविता को आस्वादनी कहा गया है। मेरे मित्रों, आपने इतनी देर तक मेरी बकवास सुनी, उसके लिए मैं आपके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि आपके भीतर वो मौन पहले पैदा हो, जो मौन कविता में उतरता है। असल में किसी भी कविता को लिखने के पहले एक चुप्पी उतरती है। मेरी अपनी सोच है, अपनी समझ, अपना अनुभव ही है। और वो चुप्पी ही धीरे धीरे शब्दों के पास ले जाती है। कई बार शब्द काम नहीं आते हैं, पर क्या किया जाए, शब्द के अतिरिक्त कोई तरीका नहीं है। शब्द इशारे हैं, उन इशारों के आगे कुछ और भी है। और उस और को अगर आप समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरी कविता को आपने सुन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।